सो गुड आफ्टरनून। आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एड्रीनल ग्लैंड हिस्टोलॉजी एंड फंक्शन, यानी कि एक दूसरी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और उस अंतःस्रावी ग्रंथि के में पढ़ने के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि उसके जो मेल फंक्शनिंग होते हैं, मतलब उसके जो फंक्शनिंग है, जो उसकी कार्यकी है, उसमें कुछ असामान्यता हो जाती है, तो वो असामान्यता या एबनॉर्मलिटी किस प्रकार के लक्षणों में, इन विच काइंड ऑफ सिम्टम दे अपीयर इन अ पर्टिकुलर पर्सन। सो लेट अस स्टार्ट। आप ये देख रहे हो इस डायग्राम में कि दिस इज द लोकेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। यहां बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन इसको जब नेक्स्ट हम देखेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज किडनी। आप देख रहे हो ये किडनी का लोकेशन जो हमारे बॉडी में होता है वो हमारे लोअर एब्डोमिनल कैविटी में, यानी उदरीय गुहा के थोड़े हाफ से नीचे वाले भाग में पोस्टीरियर साइड में होता है। मतलब पीठ की दीवार से जो हमारी देह भित्ति होती है, उसमें पीठ की तरफ जो भित्ति होती है उससे लगी हुई होती है। और यहां आप देखिए कि दिस इज द स्ट्रक्चर दैट अपीयर्स हियर इज द किडनी। ये क्या है? किडनी है। इधर भी किडनी है और इधर भी किडनी है। किडनी के ऊपर ये जो रखा हुआ है, ये किडनी के ऊपर जो येलो टाइप का ये जो बना हुआ है, दिस इज एड्रीनल। ये क्या है? ये एड्रीनल है। ठीक है। सो सिंस इट इज लोकेटेड एट द हेड ऑफ द किडनी, क्योंकि रीनल सिस्टम का मतलब होता है यूरिनरी सिस्टम, तो चूंकि ये किडनी के ऊपर है इसलिए इसको एड्रीनल कहा गया। तो जब भी आप एड्रीनल को देखेंगे तो अगर हम इसका सेक्शन काटेंगे, जैसे कि यहां पर दिखाया गया है, जो पेरिफेरल रीजन होता है, जो बाहर वाला रीजन होता है, ये इसका कॉर्टिकल रीजन या कॉर्टेक्स कहलाता है। और जो बीच वाला रीजन ये वाला है, जो इसके मध्य भाग में लोकेटेड है, वो होता है क्या? एड्रीनल मेडुला। तो आइए हम देखते हैं कि एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं। मैंने देख लिया कि एक कॉर्टेक्स था और दूसरा मेडुला था। सो इट इज लोकेटेड ओवर बोथ द किडनीज। दे आर डिवाइडेड इनटू कॉर्टेक्स एंड मेडुला। और यहां एम्ब्रियोलॉजिकली, यानी कि जब भ्रूणिक विकास होता है किसी भी जीव का, किसी भी प्राणी का मतलब मनुष्य का, तो उस समय जो कॉर्टेक्स का निर्माण होता है ये रेट्रोपेरिटोनियल मेजोडर्म, यानी कि ये मेजोडर्म से निर्माण होता है। ये पेरिटोनियम में जो मेजोडर्म बनता है शुरू में भ्रूण में। और मेडुला का निर्माण जो होता है वो न्यूरल क्रेस्ट से होता है, यानी वो जब हमारा तंत्रिका तंत्र बन रहा होता है तो तंत्रिका तंत्र की नली बनाने के टाइम में एक न्यूरल क्रेस्ट का निर्माण, न्यूरल ट्यूब का निर्माण होता है। उसी के साथ साथ लगी हुई एक संरचना होती है, इसको न्यूरल क्रेस्ट कहेंगे। ये एक्टोडर्मल सेल्स होते हैं। तो मतलब देखिए कि अगर ओरिजिन के हिसाब से देखा जाए, सो दिस कॉर्टेक्स इज जनरेटेड फ्रॉम द मेसोडर्मल टिश्यू, जबकि जो मेडुला है दैट इज जनरेटेड फ्रॉम एक्टोडर्मल टिश्यू। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स हैं, दीज हार्मोन्स आर कॉल्ड glucocorticoid, mineralocorticoid and sex corticoid. Basically they are not the single hormones. ये अकेले हार्मोन नहीं है, बल्कि क्या है कि अगर हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहते हैं, वी आर डेसिग्नेटिंग या वी आर saying about a class of the hormones. So glucocorticoid is a class of hormones. Similarly mineralocorticoid is a class of hormone. जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन होंगे, मिनरलोकॉर्टिकॉइड में एल्डोस्टेरोन नाम का हार्मोन होगा, और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स में कुछ एंड्रोजन वगैरह हार्मोन होंगे, जो आमतौर पर तो वैसे गोनैड से, यानी कि हमारे जो जनद होते हैं टेस्टिस या ओवरी, वहां से निकलते हैं। बट सम पार्ट ऑफ द हार्मोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम दिस एड्रिनल कॉर्टेक्स ऑल्सो। ठीक है। जो एड्रिनल मेडुला है उससे दो हार्मोन निकलते हैं। एक होता है एपिनेफ्रिन, या इसको हम एड्रिनलिन कहते हैं, दूसरे को हम नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रिनलिन भी कहते हैं। यहां आप ध्यान दीजिए इस बात पे कि ये जो तीन क्लास के जो हार्मोन थे, दे आर एस्टेरॉइडल इन नेचर। इनकी जो प्रकृति होती है, रासायनिक प्रकृति होती है, वो कैसी होती है? ये एस्टेरॉइड होते हैं। जबकि ये जो हार्मोन है
दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ एमाइनो एसिड्स, मतलब ये अमीनो अम्ल से व्युत्पन्न हार्मोन होते हैं। कौन? मतलब एड्रीनल, मेडुला और जो कॉर्टेक्स है, इसमें न सिर्फ ये होता है कि इनका जो परिवर्धन के हिसाब से इनका ओरिजिन अलग अलग ऊतकों से ही नहीं होता, बल्कि ये जो हार्मोन स्रावित करते हैं वो भी रासायनिक रूप से, रासायनिक संरचना के हिसाब से बिल्कुल अलग अलग नेचर के, अलग अलग प्रकृति होते हैं। अब देखिए कि अगर हम ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को हम देखते हैं, जैसे कि हम पहले डायग्राम दिखा चुके हैं, सो ऑब्वियसली दिस इज द कॉर्टिकल पार्ट, ठीक है, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ मेडुला। तो कॉर्टेक्स का जो पार्ट होता है उसको देखिए हम तीन पार्ट में बांट सकते हैं। एक क्या लिखा हुआ है? जोना ग्लोमेरुलोसा। क्या लिखा हुआ है? ये बाहर जो एक्चुअली जो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो ग्रंथि है, इसके बाहर जो एक कैप्सूल जैसी संरचना है, जो बाहरी एक आवरण जैसी संरचना है, वही संरचना में जो कोशिकाएं मिलती हैं या वो जो ऊतक मिलते हैं यहां पर, इसको हम क्या कहेंगे? जोना ग्लोमेरुलोसा। इस पे क्या लिखा हुआ है? इट सीक्रेट्स द एल्डोस्टेरॉन। ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड सीक्रेट करता है जिसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। फिर इसके जो बीच वाला पार्ट है दैट इज जोना फैसिकुलेटा। जोना फैसिकुलेटा मुख्य रूप से तो कॉर्टिसोल करते हैं, लेकिन कुछ थोड़े से मात्रा में एंड्रोजन भी करते हैं। फिर तीसरा है जोना रेटिकुलरिस। ये मुख्य रूप से एंड्रोजन का स्राव करते हैं और थोड़े से कॉर्टिसोल का स्राव करते हैं। मतलब ये ज्यादा कॉर्टिसोल करेगा, मतलब ज्यादा ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड करेगा, सेक्स कॉर्टिकॉइड कम करेगा। ये सेक्स कॉर्टिकॉइड ज्यादा करेगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कम करेगा। तो इसको अब सेक्शन यहां दिखाया गया। और बीच में है मेडुला। मेडुला से हमने आपको पहले ही बता दिया कि यहां से दो हार्मोन निकलेंगे। कौन कौन से? एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। चलिए अब इसका हम टिश्यू का संरचना देखते हैं। तो जैसे जोना ग्लोमेरुलोसा में क्या है कि ठीक कैप्सूल के नीचे होते हैं। इसमें क्या होता है? छोटे छोटे ट्यूबुलर संरचनाओं से बना हुआ होता है। इसको हम अगले डायग्राम में देखेंगे। यहाँ मैग्निफिकेशन बहुत अच्छा नहीं है। इसमें साइटोप्लाज्म की मात्रा कम होती है। दूसरे जो कॉर्टिकल सेल्स होते हैं, दूसरे कॉर्टिकल सेल्स कौन कौन थे? एक जोना फेसिकुलेटा वाला और दूसरा जोना रेटिकुलरिस वाला। तो इन दोनों में जो ऊतक होते हैं, इनमें जो कोशिकाएं होती हैं, इन कंपेरिजन टू द सेल्स ऑफ जोना फेसिकुलेटा एंड सेल्स ऑफ जोना रेटिकुलरिस, द अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज लेसर इन जोना ग्लोमेरुलोसा। इसमें लिपिड की मात्रा भी कम होती है। एंड दिस जोना ग्लोमेरुलोसा कंप्राइजेस 15% ऑफ द टोटल कॉर्टिकल वॉल्यूम। मतलब टोटल जो कॉर्टेक्स का जो मात्रा होती है, या कॉर्टेक्स जो कुल ऊतक होते हैं, उसमें से 15% जो होंगे वो क्या होंगे? जोना ग्लोमेरुलोसा। उसी प्रकार से 70 से 80% जो होता है दैट इज जोना फेसिकुलेटा। इसमें आपको पॉलीहेड्रल सेल्स, बड़े बड़े आकार की कोशिकाएं दिखेंगी, जिसका थोड़ा सा फोमी अपीयरेंस होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो लिपिड वैक्यूल्स की मात्रा ज्यादा होती है। इसमें लिपिड्स बहुत सारे भरे होते हैं, लिपिड से होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, और इसीलिए इनका जो संरचना होती है दैट इज फोमी होती है, फोम जैसा लगता है, झाग जैसा लगता है। और जोना रेटिकुलरी जो है, इसमें कुछ हैफेजार्डली अरेंज सेल होते हैं। उसमें होता है कि कोशिकाएं मिल करके ना कॉर्ड जैसी संरचना बनाती है, और कॉर्ड जो होता है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते रहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि वो एक जालिका नुमा संरचना जैसी प्रतीत होती है। इट अपीयर्स लाइक सम रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज जोना रेटिकुलस। नाउ अनदर डायग्राम, यहां देखिए क्या लिखा है? जोना ग्लोमेरुलोसा, सेल विद इन जोना टेंड टू। तो देखिए इसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये जो कोशिकाएं हैं ना, इस तरह से कॉलुमनर है। यहाँ पे देखिए दोनों तरफ की कोशिकाएं, ये थोड़ी थोड़ी लंबी नहीं है, मतलब इस तरह की कोशिकाएं आपको दिख रही है ना। यहाँ पे न्यूक्लियस मानो बना हुआ है, तो कोशिकाएं ऐसी दिख रही हैं। और ये कॉलुमनर एपिथेलियल जो कोशिकाएं होती हैं, आप ध्यान दीजिए, ये बिल्ली में पाया जाता है इस तरह का, और इसमें रैबिट में पाया जाता है एड्रिनल। वहां का रैबिट और कैट के जो एड्रिनल टिश्यूज हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स का टिश्यू है, वहां का टिश्यू सैंपल है ये। तो इसमें देखिए ये आर्केड बनाते हैं। आर्केड का मतलब हुआ एक मेहराब जैसी संरचना, ऐसी संरचना बनाते हैं।
तो ये आपको दिख रहा होगा, यहां से देखिए, जैसे ये आर्केड बन रहा है, मेहराब जैसी संरचना बन रही है। तो है क्या, ये कॉलमनर सेल्स जो होते हैं, जो कॉलम जैसी संरचना, इसकी लंबाई ज्यादा है, देखिए यहाँ ये कॉलमनर सेल्स हैं। ये कॉलमनर सेल्स एक दूसरे के साथ पैरेलल में खड़े रहते हैं, पिलर्स की तरह, बिल्कुल चिपके हुए पिलर्स की तरह, और वो क्या करते हैं, एक आर्केड जैसी संरचना बनाते हैं, मेहराब जैसी संरचना यहाँ पर बनाते हैं। और ये एक्चुअली ट्यूबरकुलर स्ट्रक्चर है। तो ये जो आपको जो टिश्यू सेक्शन दिखाया गया है, ये स्टैंड है किससे, हीमोटॉक्सिन और इओसिन से स्टैंड जो टिश्यू सेक्शन है, जो माइक्रोस्कोप के नीचे हमें 40x पर मिलेगा, वो है। फिर जोना फेसिकुलेटा, इसमें क्या लिखा हुआ है कि सेल्स इन फेसिकुलेटा पॉलीहेड्रल, मतलब ये मतलब चतुर्भुज नहीं होता है, पंचभुज नहीं होता है, षटभुज नहीं होता, बल्कि इसमें कई भुज होते हैं। और होने के साथ साथ क्या होता है कि इसका अपीयरेंस प्रोसेस, जैसे मैंने कहा था कि दे आर एक्चुअली एग्जिबिटिंग सम फोमी एक्सपीरियंस, इसके अंदर फोम जैसे झाग जैसी संरचना होती है, बिकॉज ऑफ द एबंडेंट लिपिड ड्रॉपलेट, प्रचुर मात्रा में इसमें वसा के ड्रॉपलेट्स यानी कि क्या कहते हैं, ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये फोमी नजर आता है। और ये स्ट्रेट कॉर्ड की तरह होते हैं, जो क्या होते हैं, एक मेडुला की तरफ रेडिएट होते हैं। मतलब ये सारा का सारा आपको लंबी लंबी संरचनाएं दिख रही हैं और ये सारे मेडुला की तरफ जा रहे हैं। जो रेटिकुलरिस की कोशिकाएं हैं, ये क्या होती है, ये अरेंज होती है कॉर्ड्स में, मतलब ये जो रस्सी नुमा संरचनाएं हैं, देखिए लग रहा है ना, ये सारी कोशिकाएं कैसे लग रही, सारे के न्यूक्लियस चिपक गए हैं आपस में, चिपके न्यूक्लियस से, मतलब कोशिकाएं थोड़ी सी कॉलमनर ही होती है, और क्या होता है, सारी चिपकी कोशिकाएं होती है, रस्सी नुमा संरचना, और ये एक दूसरे पे ओवरलैप करती रहती है। क्या होता है, ये चिपकी हुई संरचनाएं आपको दिख रही हैं, एक्चुअली स्ट्रक्चर्स आर ओवरलैपिंग। इसमें आप देख रहे हैं कि एक इधर से रस्सी नुमा संरचना जा रही है, एक उधर से जा रही है, एक इधर से जा रही है, एक इधर से जा रही है। तो ये संरचनाएं आपस में चूंकि ओवरलैप कर रही है कोशिकाओं की जो संरचना है, इसलिए इसको हम रेटिकुलरिस कहते हैं। ये रैबिट के एड्रिनल का आपको दिखाया गया है, ठीक है। सो दिस इज द टिश्यू स्ट्रक्चर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब हम देखते हैं एड्रिनल जो मेडुला है उसकी हिस्टोलॉजी कैसी होती है। एड्रिनल मेडुला में बीच में आपको ये वैक्यूल जैसी संरचना दिख रही है। इसमें जो कोशिकाएं होती हैं इस तरह की, आप देखिए कि ये ब्राउनिश स्ट्रक्चर की होती है, एंड दीज सेल जो ये एक एक न्यूक्लियस है, वो एक एक सेल के न्यूक्लियस हैं। तो इसकी बाउंड्री कुछ यूं है, एक कोशिका ये है, फिर दूसरी कोशिका ये है, फिर तीसरी कोशिका ये है, चौथी कोशिका ये, मतलब खूब सारी कोशिकाएं हैं। ये जो कोशिकाएं हैं, आप ध्यान दीजिए कि इन कोशिकाओं का क्या नाम दिया गया है, क्रोमाफिन सेल्स। दिख रहा है आपको, क्रोमाफिन सेल्स क्यों कहा गया, क्यों, एक तो क्रोमा का मतलब होता है कलर, और इसमें होता क्या है कि अगर आप किसी ऐसे डाई से, किसी ऐसे रंजक से जिसमें क्रोमियम सॉल्ट्स की उपस्थिति हो, द डाई विच इज द सॉल्यूशन विच इज हैविंग अ क्रोमियम सॉल्ट, तो क्रोमियम की उपस्थिति में क्या होता है कि इसमें जो कैटाकोलामीन्स बनते हैं और होते हैं, जो इसके हार्मोन्स होते हैं, दीज हार्मोन्स आर ऑक्सीडाइज इनटू अ काइंड ऑफ पिगमेंट दैट इज मिलेनिन। तो इस मिलेनिन का जो कलर होता है ना, ये थोड़ा सा आपको ब्राउनिश लगेगा, और चूंकि इस क्रोमियम सॉल्ट्स वाले सॉल्यूशन में अगर इसको हम फिक्स करते हैं तो ये एक ब्राउनिश अपीयरेंस देता है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज क्रोमाफिन सेल्स। क्रोमाफिन सेल्स आर ऑल्सो रेफर्ड एज व्हाट, फियोक्रोमोसाइट्स। क्रोमाफिन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, फियोक्रोमोसाइट्स भी कहते हैं। ये भी कॉलमनर सेल से आप देख रहे हो, ये कोशिकाएं आपको दिख रही होंगी कि इसकी जो चौड़ाई तो कम है, लेकिन देखिए ये कोशिका आपको दिख रही है, ये यहाँ पे देखिए इसकी चौड़ाई कम है और लंबाई ज्यादा है। ये कोशिकाएं कॉलम जैसी, कॉलम मतलब स्तंभी कोशिकाएं इसको हिंदी में कहते, देखिए दिख रही है, ये सारी स्तंभी कोशिकाएं, ये सारी स्तंभी कोशिकाएं, ये बेसोफिलिक होती है क्योंकि बेसिक डाइट जो होते हैं क्षारीय रंजक जो होते हैं उससे ये रंजित होते हैं। एंड एट हायर मैग्निफिकेशन
उसमें कुछ ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है, मतलब अगर हाई मैग्निफिकेशन पे देखें, इन्हीं कोशिकाओं में हमको कुछ दाने दाने जैसे संरचना भी दिखती है इसकी, इन कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में सॉरी, ठीक है। तो ये क्रोमाटिन सेल्स हैं। दिस इज द हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एड्रिनल। नाउ लेट अस सी, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है उसके जो हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन्स स्टेरॉइड नेचर के होते हैं। और मैंने कभी पहले आपको बताया था कि जो भी स्टेरॉइड हार्मोन है उनका जो ओरिजिन होता है, स्टेरॉइड हार्मोन का ओरिजिन इस मॉलिक्यूल से होता है। क्या लिखा हुआ है ये? दिस इज कोलेस्ट्रॉल। इसमें एक एक दो तीन तो हेक्सा कार्बन रिंग है, एक पेंटा कार्बन रिंग है, बाकी यहां पर एक हाइड्रोक्सिल है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, यहां मिथाइल ग्रुप है, और ये सारे एसिटाइल मिथाइल ग्रुप सब जो लगे हुए हैं, ठीक है, ये सारे आप देख रहे हो। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अब इसी कोलेस्ट्रॉल स्ट्रक्चर से क्या होता है कि इसके यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले जो डिफरेंट हार्मोन्स हैं उनका संश्लेषण होता है। तो कोलेस्ट्रॉल से क्या बना? एक एससीसी नाम का एक हार्मोन, जैसे कि प्रेग्निलॉन बना। प्रेग्निलॉन से 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज इसको क्या करेगा? हाइड्रोक्सी प्रेग्निलॉन बनाएगा। इसको C1720 लाइकेज को जो क्या करेगा? डिहाइड्रोक्सी एपिएंडोस्टेरोन बनेगा। उसी तरह से देखिए कि यहाँ 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजनेज जो है क्या करेगा? इससे बना देगा प्रोजेस्टेरोन। यह हार्मोन का नाम आपने सुना है। उसी प्रकार से हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन बना, एंड्रोस्टीन बना। जो जो काम के हार्मोन है मैं वो बता रहा हूं आपको। देखिए ये कॉर्टिसोल है और यहां पर ये कॉर्टिसोन है। कॉर्टिसोन ये थोड़ा सा मेरे फोटो से ढक गया है, लेकिन आपको स्ट्रक्चर इसका क्लियर दिख रहा है। इसमें क्या है कि ये एक हेक्सा कार्बन रिंग, दूसरा, तीसरा, फिर पेंटा कार्बन रिंग के साथ यहाँ पर देखिए मिथाइल ग्रुप लगा है, यहाँ पर ईथर ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप का यूज कहिए एसीटोन लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या कहते हैं हाइड्रोक्सी मतलब मिथाइल हाइड्रोक्सी मिथाइल लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये किसका है? ये कॉर्टिसोन का स्ट्रक्चर है, ये कॉर्टिसोल का स्ट्रक्चर है, ये एल्डोस्टेरॉन है। तो ये पाथवे आपको याद करना बहुत जरूरी अभी नहीं है, लेकिन इसके पाथवे से देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि द हार्मोन्स विच आर सिंथेसाइज्ड इन एड्रिनल कॉर्टेक्स एज वेल एज इन गोनैड्स। गोनैड्स से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? आपको पता है क्या निकलता है? टेस्टोस्टेरोन निकलता है, प्रोजेस्टेरोन निकलता है, एस्ट्राडियोल निकलता है। ये सारे के सारे हार्मोन्स के जो ओरिजिन होते हैं कहां से होते हैं? ये कोलेस्ट्रॉल से होता है, ठीक है। देखिए, ठीक है, यहां पर ये डिहाइड्रोक्सी। तो मेन जो हार्मोन जो निकलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से, तो कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोन, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं। मैंने पहले बताया कि जो एल्डोस्टेरोन है दिस इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड सम सेक्स स्टेरॉइड्स आर आल्सो देयर। ये अभी छुप गया है यहाँ पर, ठीक है। इसका आप संरचना देख लेना बस। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्राडियोल, इसमें थोड़े सा का फर्क होता है, ठीक है। और वो क्या फर्क होता है ये आप मुझे बताएंगे। सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल की जगह एक वहां पर ईथर लग जाता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लग जाता है वहां पर, ठीक है। नाउ द फंक्शंस ऑफ कॉर्टिकल हार्मोन। सो कॉर्टिकॉइड्स प्रोडक्शन इज स्टिमुलेटेड बाय एसीटीएच फ्रॉम एचपी-ट्यूब। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि जो हाइपोथैलेमस है वहां से सीआरएच रिलीज होगा, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं, इस कोई स्लाइड मैंने बनाई नहीं जिसमें कि सीआरएच की चर्चा हो। तो सीआरएच यानी कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीज हार्मोन, इसका संश्लेषण हाइपोथैलेमस से होता है। फिर हाइपोथैलेमस जो होता है, जब पिट्यूटरी पे ये हार्मोन सीआरएच आता है तो वो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है दूसरे हार्मोन के लिए, इसको कहते हैं एसीटीएच, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये हम कई बार बता चुके हैं आपको। तो एसीटीएच हार्मोन जब पिट्यूटरी से निकल करके एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जाता है तब वो स्टिमुलेट करता है फॉर द सिक्रीशन ऑफ
मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स की कोशिकाओं को कॉर्टिकल हार्मोन सिक्रीट करने के लिए, उनको स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है, स्टिमुलेट करता है। सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर इसेंशियल फॉर लाइफ रेगुलेटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तो लाइफ के जो जितने मेटाबॉलिज्म है, जैसे कौन कौन से मेटाबॉलिज्म है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है, उसमें ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है, लिपोलाइसिस को बढ़ाता है, मतलब ये फैट को डिजॉल्व करता है, फैट का अपघटन करता है और उससे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाता है, और उसका क्रम में ये एनर्जी प्रोडक्शन भी होता है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। सिमिलरली the glucocorticoids also does one thing, actually it stimulates the synthesis of protein in the liver. लीवर में तो ये प्रोटीन का संश्लेषण जो है उसको स्पीड अप करता है, लेकिन जो दूसरे ऑर्गन्स होते हैं, इन अदर ऑर्गन्स एक्चुअली दिस काइंड ऑफ परसुएड और ये काइंड ऑफ स्टिमुलेट द प्रोटियोलिसिस ऑफ अदर ऑर्गन प्रोटीन। मतलब दूसरे ऑर्गन में प्रोटीन टूटता है, जबकि लीवर में प्रोटीन बनता है। जब प्रोटीन टूटेगा तो क्या बनेगा, पेप्टाइड्स बनेंगे, एमिनो एसिड बनेंगे, और ये क्या करता है कि कोशिकाएं एमिनो एसिड को लें, मतलब कोशिकाएं अपटेक करें एमिनो एसिड को, इस क्रिया को भी रोकता है, एक्सेप्ट फॉर लीवर को छोड़ करके बाकी दूसरे ऑर्गन से। तो इस प्रकार से क्या होता है कि इट इंक्रीजेस द एमाइनो एसिड लेवल इन लीवर। लीवर में ये अमीनो अम्ल के स्तर को बढ़ाता है और प्लाज्मा में भी बढ़ाता है। जो रिलीज एमिनो एसिड होते हैं, क्योंकि दूसरे ऑर्गन में मैंने बताया नहीं, यहां क्या हो रहा है, प्रोटियोलिसिस हो रही है। प्रोटियोलिसिस मतलब लाइसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का अपघटन, प्रोटीन का टूटना, प्रोटीन का विखंडन। तो उस प्रोटियोलिसिस के कारण जो फ्री एमिनो एसिड्स होते हैं, दे आर यूटिलाइज्ड इन सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स। ये एंजाइम के संश्लेषण में और एटीपी को जनरेट करने में यूज होते हैं। Besides that, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर एंटी इंफ्लामेटरी। इंफ्लामेटरी में इंफ्लामेशन मतलब शोथ होता है हिंदी में, और इसमें क्या होता है कि कहीं पर या तो शरीर के इंटरनल ऑर्गन में कहीं पर, या शरीर के बाहर कोई चोट लग गई, घाव लग गया, तो अक्सर क्या होता है वहां पर देखते हो सूजन आ जाती है, लालिमा आ जाती है, दर्द महसूस होता है, ठीक है। और 3-4 उसके कैरेक्टर्स होते हैं इन्फ्लामेशन के। तो जैसे कि मान लो कई बार क्या होता है कि बसंत ऋतु में नाक वाक में किसी के परागकण चले जाते हैं, तो उससे उसको एलर्जी हो जाती है। तो इन कंडीशन में अगर किसी टिश्यू में एक तो सूजन आ रही है ना, पेन हो रहा है, वहां लालिमा बढ़ गई है ना, और उस जगह को अगर छुओ तो थोड़ा सा गर्म लगता है, ये सारे लक्षण होते हैं इन्फ्लामेशन के। तो ये इन्फ्लामेशन को दबाने वाली कई दवा मार्केट में मिलती है, जैसे कि आपने कभी सबने कॉम्बीफ्लैम खाया होगा टैबलेट कभी न कभी, उसमें वो एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग। लेकिन वो जो एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग है वो नॉन एस्टेरॉइडल है, उसको हम नॉन एस्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी कहते हैं। जबकि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है दे आर द एस्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी। और जब दूसरे एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग काम नहीं करते हैं, दर्द जब किसी के बर्दाश्त से नहीं होता, तो क्या करता है ये जो फिर कॉर्टिसोल कॉर्टिस्टेरॉइड दिए जाते हैं। जब एक पेशेंट कैंसर का हो या कोई और हो, जब उसके क्या होता है कि जब उसके दर्द या इन्फ्लामेशन जब से बर्दाश्त नहीं होता उसको, तो उस कंडीशन में फिर एस्टेरॉइड का मतलब यही दिया जाता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। दूसरी बात यह है कि ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को दबाता है, और इसके कारण अगर कहीं पर आपको चोट लग गई है, घाव हो गया है, तो उसकी हीलिंग यानी घाव भरेगा देर से। इसके प्रभाव में, किसके प्रभाव में, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के प्रभाव में। मतलब इट सप्रेसेस, ये बाधित कर देता है, मंदित कर देता है किसको, इम्यून रिस्पॉन्स को। हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको ये बाधक मंदित कर देता है, मंद कर देता है। इसकी वजह से हमारे घाव वगैरह जो होते हैं उसको भरने में टाइम लगता है। दूसरी बात की आमतौर पर जो सोडियम का अवशोषण है या जल का अवशोषण है हमारे किडनी के जो नेफ्रॉन के जो ट्यूब्यूल्स हैं, प्रॉक्सिमल डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट वगैरह पढ़ेंगे हम, आप जानते भी होंगे। तो वहां पर क्या होता है कि आमतौर पर जो एड्रिनल के हार्मोन्स हैं वो सोडियम का और पानी का एब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं। आमतौर पर यह काम जो होता है ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड का है, लेकिन थोड़ा सा
इस मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का काम ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी करता है. So basically right now we are actually studying the functions of glucocorticoids. और इसका जो सिक्रीशन है ये हमारे सिरकाडियन रिदम, हमारे रात और दिन जो जगने का जो सिस्टम होता है ना, उस पर डिपेंड करता है. जैसे सुबह 4 से 8 बजे तक इसका जो सिक्रीशन हाईएस्ट होता है और सबसे कम रात में होता है 3 बजे के आसपास. मतलब इसका भी एक साइकिल होती है, जैसे कि हमने पिट्यूटरी हार्मोन्स के या ग्रोथ हार्मोन की हमने एक रिदमिक साइकिल बताई थी कि शरीर में कब वो ज्यादा सिक्रीट होता है, कम स्रावित होता है. चलिए, अब ये जो है दिस इज द निगेटिव फीडबैक फिनोमेना. आप सर जानते हो ये, जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे पहले जब ये हमारा सर्काडियन रिदम के प्रभाव में जब हम सो करके उठते हैं, जगते हैं, तो उस टाइम आप देखते हो कि सुबह 4 से लेकर 8 बजे तक इसका मैक्सिमम सिक्रीशन होता है. किसका? कॉर्टिकॉइड से, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से. तो ये क्या करता है कि हमारे सर्काडियन रिदम के कारण क्या होता है, हाइपोथैलेमस जो होता है वो इसको सेंस करता है कि अब हमारा शरीर जो है हमारे दैनिक जो दिनचर्या है उसकी उस अवस्था में है, सोने जागने की उस अवस्था में जब हमें स्रावित करना चाहिए क्या? CRH, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीज हार्मोन. फिर ये जो CRH है जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे. एंटीरियर पिट्यूटरी से ACTH यानी एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन जो है वो स्रावित होता है. ये जाता है एड्रीनल कॉर्टेक्स पर और इससे क्या होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का लेवल जो होता है बढ़ जाता है. अब जब एक बार ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का लेवल बढ़ जाता है तो फिर क्या होता है कि फिर निगेटिव फीडबैक जाता है. मतलब यहां से एक फीडबैक जा रहा है इनहिबिशन करने के लिए. देखिए यहां पर कि अब एक बार लेवल मेंटेन हो गया तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी को भी और हाइपोथैलेमस को भी, इन दोनों को क्या करेगा, इन दोनों को स्रावित करने से रोकेगा. इसको CRH स्रावित करने से रोकेगा और इसको ACTH स्रावित करने से रोकेगा. फिर जब वो हार्मोन्स शरीर की कोशिकाओं द्वारा यूज में आ जाते हैं तो फिर उसका लेवल लो हो जाता है और फिर इसका स्टिमुलेशन होता है. अब ये देखिए मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के क्या फंक्शन है. इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स. हमारे शरीर में आपको मैं बताऊं कि जो सोडियम पोटेशियम का बैलेंस है, अगर ये गड़बड़ हो जाए ना तो सबसे पहले तो हमारा नर्वस सिस्टम ही सही से काम करना बंद कर देगा. तो इसको इलेक्ट्रोलाइट्स को, हमारे ब्लड वॉल्यूम को, ब्लड प्रेशर को, ऑस्मोटिक प्रेशर को, इन सब को बनाने के लिए, हमारे जो ब्लड प्रेशर को बनाए रखने के लिए जो एक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, इसको परासरण दाब बोलते हैं, ये हमारे शरीर के जितने फ्लूइड्स के परासरण दाब को बनाए रखने में इलेक्ट्रोलाइट्स की आवश्यकता पड़ती है और इसको ये मेंटेन करता है. तो हमारे शरीर का जो फ्लूइड वॉल्यूम है, हमारे शरीर में रक्त कितना है, पानी कितना है, उसका परासरण दाब कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, इन सब को रेगुलेट करता है कौन? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का या एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन मैंने बताया आपको, इसका काम क्या है? दिस रीएब्जॉर्ब्स सोडियम एंड रिटेंशन ऑफ वाटर इन द रीनल ट्यूब्यूल एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम. मतलब जो हमारी किडनी की जो नेफ्रॉन्स होती हैं, वहां के जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल ट्यूब्यूल्स होते हैं, वहां पर सोडियम और जल का पुनर्अवशोषण होता है और पोटेशियम वहां से एक्सक्रीट किया जाता है, उत्सर्जित कर दिया जाता है. तो ये फंक्शन होता है मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का. ब्लड पोटेशियम लेवल जो होता है ये एल्डोस्टेरोन के लेवल को रेगुलेट करता है, अभी हम देखेंगे अगली स्लाइड में. और जो सेक्स कॉर्टिकॉइड एंडोस्टेरोन जो है होता है, ये दूसरे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो प्यूबर्टी के बाद, किशोरावस्था, जब आदमी यौवन की तरफ बढ़ता है मनुष्य, तो उस समय जो एक प्यूबर्टी होती है, जब उसको सेक्सुअली वो मैच्योर हो रहा होता है, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट में, मतलब जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं उसके विकास में एंड्रोजन्स मदद करते हैं. लेकिन जैसे मैंने कहा कि मेन जो एंड्रोजन्स या स्रावित करने वाले तो हमारे गोनैड्स हैं, यानी कि टेस्टिस और ओवरी हैं, लेकिन पार्टली दिस एड्रिनल कॉर्टेक्स इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. अब ये देखिए ये ब्लड वॉल्यूम कैसे रेगुलेट होता है. यहां देखिए क्या लिखा हुआ है कि जब ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, किडनी पर जो फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो कम हो जाएगा.
क्योंकि वहां ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है, ब्लड प्रेशर कम हो गया है। तो किडनी पर जब ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, किडनी का जो ग्लोमेरुलस है उसका जो क्या कहते हैं इफरेंट आर्टरी जो ग्लोमेरुलस की होती है, इफरेंट ब्लड वेसल, वहां पर अगर प्रेशर कम हो जाता है तो वहां पर कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनको हम मैकुला डेंसा या एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स कहते हैं, वो सेंस करती हैं कि भाई ब्लड प्रेशर कम हो गया या ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, या ब्लड में जब ब्लड में सोडियम कम होगा तब भी ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो इन तीनों कंडीशन में क्या होता है कि किडनी को यह सिग्नल मिलता है। किडनी को जैसे मैंने कहा जक्स्ट्राग्लोमियम, जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां और पढ़ेंगे इसको, ये किडनी सेंस करता है। उसकी वजह से क्या होता है कि एक बार जब किडनी ये सेंस करता है तो किडनी से एक एंजाइम साबित होता है, इसका नाम है रेनिन। क्या नाम है? रेनिन। एक रेनिन वहां भी था पाचन तंत्र में, उससे ये अलग है। वो क्या करता है कि एंजियोटेंसिनोजन नाम के एक दूसरे सबस्ट्रेट पर काम करता है जिससे बनता है एंजियोटेंसिन। फिर यहां पर एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है उसको एंजियोटेंसिन 2 कर देता है। इससे क्या होता है? वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है। वैसो कंस्ट्रिक्शन मतलब कि हमारे जो रक्त नलिकाएं हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, वेसल्स नलिकाएं, उनमें कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, मतलब उनका वो संकुचित हो जाती है। जब जाहिर सी बात है कि जब किसी नलिका को आप संकुचित कर दोगे तो अपने आप उसके अंदर के फ्लूइड का प्रेशर बढ़ जाएगा। बॉयल्स लॉ कहता है, ठीक है, केमिस्ट्री वाला। तो उससे क्या होगा कि जब रक्त नलिकाएं सिकुड़ जाएंगी तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ये किडनी को फिर रेनिन सीक्रेट करने से रोकेगा, यह निगेटिव फीडबैक है। फिर ये जो एंजियोटेंसिन है, ये एंजियोटेंसिन उसने एक काम तो ये किया कि ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर दिया, संकुचित कर दिया। दूसरा ये जा करके एड्रिनल कॉर्टेक्स पे काम करेगा। दूसरी तरफ अगर सोडियम लो हो और पोटेशियम हाई हो जाए, देखिए यहां अगर पोटेशियम की मात्रा ब्लड में हाई हो गई तो क्या होगा? ये एक्ट करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स पे। तो इस वजह से या एंजियोटेंसिन 2 की वजह से जो एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या करता है कि इट स्टार्ट सिक्रेटिंग द एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन काम करता है किडनी ट्यूब्यूल पे, जहां पर क्या होगा अभी हमने जैसे बताया कि इट विल इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर इन द किडनी ट्यूब्यूल एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम रिलीज होगा। इन दिस वे द ब्लड सोडियम लेवल विल गो अप, ब्लड वॉल्यूम विल गो अप, क्योंकि पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, और ब्लड प्रेशर अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो अपने आप ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, तो इससे निगेटिव फीडबैक जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स काम करता है। जो एल्डोस्टेरॉन की भूमिका यहां से हालांकि चालू होती है, लेकिन एल्डोस्टेरॉन की भूमिका को चालू करने के लिए कहता कौन है? हु डायरेक्ट्स, हु रेगुलेट्स द फंक्शनिंग ऑफ एल्डोस्टेरॉन, ये हमने समझ लिया। एड्रिनल मेडुला, ये हमारे नर्वस टिश्यू, जैसे मैंने कहा कि हमारे न्यूरल क्रेस्ट कोशिकाओं से होता है, एक्टोडर्मल होता है, और ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को जो डेवलप करती हैं कोशिकाएं, उनसे विकसित होता है। तो इसमें 2 चीजें होती हैं, नॉर एड्रिनलिन जो ट्रांसमीटर की, न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह भी काम करता है, थोड़ी देर। हाँ, तो ये जो नॉर एड्रिनलिन है या जिसको हम नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं, ये न सिर्फ एक हार्मोन है एड्रिनल मेडुला का, बल्कि ये न्यूरो ट्रांसमीटर का भी काम करती है, जो हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। और ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होती है हमारे शरीर में। एक तंत्रिका तंत्र होती है जो हमारे ऐच्छिक नियंत्रण में होती है, जैसे हम खाते हैं पीते हैं, मैं बोल रहा हूं, है ना। लेकिन कुछ चीजें हमारे ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं रहती, जैसे हमारा हृदय का धड़कना, हमारा यूरिनरी ब्लैडर का पल्सेशन, हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें पेरिस्टल्टिक वेव, ये सारी चीजें जो काम करती है ना, ये हमारे ऐच्छिक नियंत्रण में है नहीं, और उसको रेगुलेट करते हैं एएनएस यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो बेसिकली ये जो नॉर एपिनेफ्रिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर न्यूरोट्रांसमीटर का भी काम करता है। और होता क्या है कि जब सिंपैथेटिक नर्व जो एड्रिनल मेडुला का है वो उससे स्टिमुलेट होता है। दूसरे में हमने क्या देखा, जो कॉर्टिकल हार्मोन थे वो किससे स्टिमुलेट हो रहे थे? एसीटीएच से। लेकिन इनका जो स्टिमुलेशन होता है, जो मेडुला का स्टिमुलेशन होता है, वो नर्व से होता है। जो हमारे सिंपैथेटिक नर्व्स होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, 2 प्रकार की अनुकंपी परानुकंपी कोशिकाएं होती हैं। ये नर्वस सिस्टम में शायद आपने पढ़ा होगा, इसको हम और पढ़ेंगे।
तो जो सिंपैथेटिक नर्व्स है हमारे ऑटोनॉमिक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की, वो उत्तेजित होती है। और वो उत्तेजित कब होती है मैं बताता हूं भाई। उससे पहले हम ये देख लें कि जैसे हमने सिंथेसिस पढ़ा था ना अभी स्टेरॉयड हार्मोन्स के, एड्रिनल कॉर्टेक्स के, जो कॉर्टिकॉइड्स के, तो यहां देखिए उसी प्रकार सिंथेसिस किसका है, कैटाकोलामीन। जैसे मैंने कहा एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कैटाकोलामीन। तो ये देखिए ये एक एमाइनो एसिड है फिनाइल एलानिन, इसमें एक हाइड्रोक्सिलेज ना लगेगा तो ये क्या करेगा, यहां पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लाके लगा देगा। अब ये इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लगने के बाद ये टायरोसिन बन गया। अगर थायराइड का आपने संरचना याद हो, वहां देखिए थायरॉक्सिन बनने की शुरुआत यहीं से होती थी। फिर इसमें क्या होगा कि एक हाइड्रोक्सिलेज और लगेगा तो क्या करेगा, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां भी लग जाए, ये कहलाता है एल डोपा। ये पार्किंसन डिजीज में ये दवा दी जाती है एल डोपा, क्योंकि ये डोपामीन भी क्या करता है, डोपा या डोपामीन जो है ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है। डोपामीन इज द न्यूरोट्रांसमीटर, राइट। तो ये एल डोपा में फिर डी कार्बोक्सिलेज, मतलब इसमें से अगर यहां से ये हट जाएगा, देखिए यहां हट गया ना, तो क्या हो जाएगा, ये डोपामीन बन जाएगा। ठीक है, यहां डोपामीन इसलिए कहा गया कि यहां कार्बोक्सिल ग्रुप तो हट गया और ये सिर्फ एमिनो ग्रुप रह गया, इसलिए अमीनो है ये। ठीक है, CHNH2 एमीन। तो ये देखिए उसके बाद इसमें क्या हुआ कि यहां पर फिर यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाएगा, एक हाइड्रोक्सिलेज और लगेगा, नाउ इट इज नॉरएपिनेफ्रिन। और इसमें फिर एक मिथाइल ट्रांसफरेज, मतलब ये जो NH2 था यहां पर एक मिथाइल ग्रुप आके लग गया, देखिए। तो अब क्या हो गया, ये एपिनेफ्रिन हो गया। सो इन दिस वे दिस कैटाकोलामीन्स, या कि जो यही दोनों है ना कैटाकोलामीन, नॉर एपिनेफ्रिन और इपिनेफ्रिन, यही हमने बताया था, जिसको नॉर एड्रिनलिन और एड्रिनलिन। सो दीज आर द कैटाकोलामीन्स जो सिंथेसाइज होते हैं इस पाथ। तो कैटाकोलामीन को क्या कहते हैं कि ये हम किसी प्रकार के स्ट्रेस में, मान लीजिए कि आदमी तनाव या कभी कभी इमरजेंसी सिचुएशन की घर में आग लग गई है ना, या आप गाड़ी में बैठे हो और पता चला गाड़ी अचानक से बाढ़ के पानी में बहने लग गई, या आप पानी में नहा रहे हो, अचानक से नदी का बहाव तेज हो गया, है ना। या कई तरह के स्ट्रेस होते हैं कि एक अकेला आदमी खड़ा है, उसको 4 लोगों ने उसको कूटने के लिए घेर लिया, तो दीज प्रोड्यूसेस द काइंड ऑफ स्ट्रेस। फिर वहां जो सिंपैथेटिक नर्व्स है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, वो काम करता है और वो फिर इमरजेंसी सिचुएशन से लड़ने के लिए इन हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। इसलिए उसको क्या कहते हैं, हार्मोन्स ऑफ फाइट एंड फ्लाइट, मतलब लड़ाई करने और भागने वाला हार्मोन। जब आदमी किसी भी ऐसे कंडीशन में लड़ने पे उतारू हो जाता है, या आपस में मारपीट करने पे उतारू हो रहा है, या फिर जब ये देख रहा है कि अब जान बचनी मुश्किल है, वो भाग रहा है, तो इस कंडीशन में जो शरीर की फिजियोलॉजी होती है, मनोदशा होती है, उसका जो नियमन है, या उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो हार्मोन्स आते हैं, उसका नाम क्या है, यही कैटाकोलामीन्स या एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। ये क्या करते हैं, अलर्टनेस बढ़ा देते हैं। आदमी अचानक से बिल्कुल चौकन्ना हो जाता है, पीलो इरेक्शन होता है, उसके बाल खड़े हो जाते हैं, प्यूपिल्स, आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं, पसीना आने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि होता क्या है कि इसमें जो दूसरे ऑर्गन्स को सारा ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिल सके, है ना, तो इसके लिए हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर, सारी चीजें बढ़ जाती है। मतलब कुल मिलाकर के क्या होता है कि BMR या बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है उस स्ट्रेस या इमरजेंसी के सिचुएशन में बढ़ जाती है। और ये सारी कंडीशन, ये अगर नहीं बढ़े तो आदमी उस सिचुएशन से कोप नहीं कर पाएगा, उस परिस्थिति से नहीं लड़ पाएगा। तो उस परिस्थिति से लड़ने के लिए क्या होता है कि ये हार्मोन्स जो होते हैं वो मतलब शरीर को तैयार करते हैं, ठीक है। और उसमें यही सब होता है जो फिजियोलॉजिकल जो अल्ट्रेशन हुआ BMR में, बेसल मेटाबॉलिक रेट में चेंजेस हुए, इस हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। और होता क्या है कि जब ब्लड बढ़ता है तो क्या, ब्लड को हार्ट, ब्रेन और दूसरे स्केलेटल, क्योंकि भागने वाले की तैयारी है ना, तो पैर के स्केलेटल मसल जो होते हैं वो कंकाली पेशियां जो हैं वो उसको ज्यादा ऑक्सीजन मिलना चाहिए,
तो इसलिए स्केलेटल मसल्स है, कंकाली कोशिकाएं जो वॉलंटरली काम करेगी, हार्ट है, ब्रेन को इसको ज्यादा ब्लड सप्लाई जाता है और इसका हार्ट और बेसल मेटाबॉलिक रेट पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है एड्रेनलिन का, और जो नॉर एड्रेनलिन है वो ब्लड वेसल्स पे ज्यादा काम करता है। मतलब ये दोनों जो हार्मोन है थोड़ा काम बटे हुए हैं कि एड्रेनलिन क्या कर रहा था, हार्ट और बीएमआर को बढ़ाता है, जबकि जो नॉर एड्रेनलिन है वो ब्लड वेसल प्रेशर वगैरह को रेगुलेट करता है। ये देखिए, ये हाइपोथैलेमस है, यहां से ये सिंपैथेटिक नर्व निकला, सिंपैथेटिक नर्व से नॉर एड्रेनलिन निकला और एड्रिनल मेडुला से इससे भी निकल रहा है। मैंने कहा था न्यूरोट्रांसमीटर, तो वहां से भी नॉर एड्रिनल निकल रहा है और जो एड्रिनल मेडुला है उससे भी ये दोनों निकल रहे हैं। इससे क्या बढ़ रहा है, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्रोंकियोल डायला, हमारे जो फेफड़े में जो वायु कोश होते हैं, है ना, एल्वियोलाई वगैरह होते हैं, जो उसकी जो पाथवे होता है हमारे लंग्स का, फेफड़े का, वो डायलेट हो जाता है, फैल जाता है, ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है, डाइजेस्टिव एक्टिविटी कम हो जाती है स्ट्रेस के कंडीशन। तो ये जो सारा प्रभाव है ना, देखिए ये जो कैटाकोलामीन जो स्ट्रेस से लड़ने के लिए शरीर को तैयार करता है, दिस इज द शॉर्ट टर्म रेस्पॉन्स। क्या है लिखा हुआ, दिस इज शॉर्ट टर्म रेस्पॉन्स। लॉन्ग टर्म रेस्पॉन्स किसी भी स्ट्रेस से लड़ने के लिए जो होता है वो आफ्टर ऑल ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, यही करते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ब्लड ग्लूकोज बढ़ा देगा, कैटाबोलिज्म बढ़ा देगा, इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स, इम्यून रेस्पॉन्स को घटा देगा, इन्फ्लेमेशन बढ़ा देगा, ये सॉल्ट वाटर का रिटेंशन तेज कर देगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा देगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा। तो ये सारी चीजें, तो कहने का मतलब जो लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स स्ट्रेस का होता है उसके लिए, तो इसका मतलब ये है कि फाइट एंड फ्लाइट वाला जो तात्कालिक रूप से जो सारे बीएमआर बढ़े और सारी क्रियाएं हुई, उसके लिए तो एड्रिनल मेडुला जिम्मेदार था। लेकिन वो थोड़ी देर तक सिचुएशन परसिस्ट कर जाए कि आदमी लगातार भय में है या कुछ ऐसा है कि कंडीशन तुरंत 1 घंटे में मामला सुलट नहीं गया, तो फिर क्या होता है, फिर भूमिका होती है किसकी, एड्रिनल कॉर्टेक्स की। ठीक है, उसमें देखिए अब डिसऑर्डर्स क्या क्या हैं इसके। तो सबसे पहले हम ये देखें कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का जो हाइपर सिक्रीशन होता है, व्हेन द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इज सिक्रीटेड इन एक्सेस, जो उसकी सामान्य मात्रा उससे ज्यादा सिक्रीट होती है तो एक बीमारी कहलाती है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ, इसको हम कहते हैं कसिंग सिंड्रोम। ये क्यों होता है, क्योंकि जब एड्रिनल कॉर्टेक्स में ट्यूमर हो गया या एसीटीएस की मात्रा ज्यादा हाई हो गई, या फिर आप एसीटीएस दवा के तौर पर या ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन दवा के तौर पर ले रहे हैं, तो उससे होता है। इससे क्या होता है कि इसमें जो आदमी का चेहरा होता है मून फेस जैसा होता है। मून फेस मतलब चांद जैसा, मतलब ये होता है कि उसके चेहरे पे ना वसा का जमा हो जाता है। उसकी गर्दन है, पेट पर वसा ज्यादा जमती है, थुलथुला सा हो जाता है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से ये लिपोलाइसिस करता है, लिपिड को का अपघटन करता है, वसा का अपघटन करता है। अब ये मैं यहां बता रहा हूं कि यहां वसा जम रही है, ये कैसे हुआ। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो वसा को की लाइसिस करता है, उसका अपघटन करता है दूसरे सारे अंगों में, लेकिन फेस पे ये क्या करता है, वसा को जमा करता है। इसी वजह से क्या होता है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की अधिकता से चेहरे पे जगह जगह आई बैग बन जाते हैं, चीन पे, गालों के ऊपर खूब सारे फैट जम जाते हैं। इससे एक्सेस प्रोटीन ब्रेक डाउन होगा, जिससे क्या होगा कि जो टिश्यूज हैं, उत्तक हैं, पेशियां हैं, वो कमजोर पड़ जाएंगी, है ना। उससे प्रोटीन का संश्लेषण कम हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन को ये सप्रेस कर देगा। इसकी वजह से क्या होता है, बच्चों में ग्रोथ रुक जाता है जब हाई होता है। दूसरी बात की ऑस्टियोपोरोसिस होता है, मतलब जो हड्डियों से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियां कमजोर बिटल हो जाती हैं। और हाँ, काइफोसिस होता है, मतलब आदमी की जो रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होने से झुक जाता है ना, उसको हम कहते हैं काइफोसिस। उसी तरह से कुछ पैथोलॉजिकल, जो कि हड्डी कमजोर हो रही है, ब्रिटल हो रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम के लॉस होने की वजह से हड्डियों में फ्रैक्चर हो सकता है। उसके कारण क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ जाता है, मतलब जो वसा और प्रोटीन जो दूसरे सोर्स हैं उससे कार्बोहाइड्रेट का, ग्लूकोज का संश्लेषण बढ़ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हाइपरग्लाइसेमिया, मतलब शुगर की मात्रा बढ़ जाती है।
जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बढ़ जाएगा तो शुगर की मात्रा ब्लड में बढ़ जाएगी, तो आफ्टर ऑल यूरिन से निकलेगी, तो ग्लाइकोसूरिया मतलब कि यूरिन से शुगर आ रहा है। उसके क्या होगा, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, जो लिम्फाइड टिश्यू है हमारे, जैसे थाइमस ग्लैंड है या लिम्फ है, लिम्फ नोड्स वगैरह हैं, ये सारे जो होते हैं वो उनमें एट्रोफी हो जाती है, वो जो है वो क्या सिकुड़ने लगते हैं, उनका स्ट्रक्चर है डिग्रेड होने लगता है। उसी प्रकार से इम्यून सिस्टम जो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, बाधित हो जाता है। इससे क्या होता है, अनिद्रा की बीमारी, इंसोम्निया होती है, एक्साइटेबिलिटी, अचानक से तनाव होता है, यूफोरिया मतलब आदमी दिवास्वप्न देखने लगता है, ठीक है, कुछ मतलब यूफोरिक हो जाता है, बिना मतलब वो खुश है किसी बात से। उसी प्रकार से डिप्रेशन, यानी कि जिसको हम कहते हैं डिप्रेशन को क्या कहते हैं हिंदी में, मानसिक अवसाद में चला जाता है। और इससे क्या होता है कि सॉल्ट और वाटर के रिटेंशन से क्या होता है कि हाइपरटेंशन में आ जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, जो मासिक चक्र डिस्टर्ब हो जाता है, रीनल कैनालिकुली, जो जितना कैल्शियम हड्डी से निकल रहा है वो किडनी में जाकर के स्टोन्स बना देगा, पेप्टिक अल्सर हो जाएगा, आदमी ज्यादा तनाव रहेगा, जो गैस्ट्रिक एंजाइम ज्यादा सिक्रीट होंगे, HCl ज्यादा सिक्रीट होगा, इससे क्या होगा कि पेट में अल्सर हो जाएगा, ठीक है। जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का जो हाइपर सिक्रीशन होता है, इससे क्या होता है, हाइपोसिक्रीशन सॉरी, जब कम सिक्रीट होता है तो क्या होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस कम हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लो हो जाएगा, मसल इसमें वीक हो जाएगा और पीलापन आएगा शरीर। उसी प्रकार से जो एल्डोस्टेरॉन जब ऊपर नीचे होता है, तो अगर हाइपर एस्ट्रोनिक में है, एल्डोस्टेरॉन की मात्रा ज्यादा है, तो उसको हम कोन सिंड्रोम कहते हैं। ये क्यों होता है पहले हम ये देखें। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो होता है वो मतलब ये रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम से अलग, एक तो हमने बताया था ना, अभी पढ़ा था रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, उससे क्या होता है एल्डोस्टेरॉन सीक्रेट होता है, लेकिन ये इससे इंडिपेंडेंट होता है और ये आमतौर पर ट्यूमर से काउज होता है। सेकेंडरी क्या होता है कि ये जो नॉर्मल ग्लैंड्स हैं वो रेनिन और एंजियोटेंसिन के अत्यधिक सिक्रीशन के कारण क्या होता है कि जैसे थायराइड में आपने देखा था कि जो थायराइड ग्रंथि थी वो ज्यादा TSH के प्रभाव में क्या होती थी, उसमें हाइपरप्लेसिया हो जाता था। उसी प्रकार से अगर कोई ट्यूमर जनरेट हो गया एड्रिनल कॉर्टेक्स में, तो उस कंडीशन से भी एल्डोस्टेरॉन की मात्रा बढ़ जाती है। इसका प्रभाव क्या होता है, देखिए हाइपर सिक्रीशन से क्या होता है, सोडियम क्लोराइड और पानी का एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन होगा, जिससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा और हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर आदमी का बढ़ जाएगा। इससे क्या होता है एक्सेसिव, क्योंकि पोटेशियम जो एल्डोस्टेरॉन है पोटेशियम को एक्सक्रीट करता है, तो हाइपोकैलेमिया हो जाएगा, पोटेशियम की मात्रा घट जाएगी, इतनी घट जाएगी, अगर पोटेशियम एक लेवल से ज्यादा कम हो जाएगा तो कार्डियक एरिथ्रीमिया हो जाएगा, हृदय की जो गति है वो इरेगुलर हो जाएगी, घटने बढ़ने लग जाएगी नॉर्मल से। एल्कलोसिस, उसमें क्या कहते हैं कि इसमें एल्कलाइन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी ब्लड में, ये आदमी चक्कर खा के गिर सकता है, सिनकोपे कहते हैं इसको, मसल्स वीक हो जाएगा, ये सारी चीजें होती हैं। उसके अलावा जो एक क्रॉनिक एड्रिनोकॉर्टिकल इनसफिशियंसी, मतलब जो एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन है उसमें कोई बहुत लंबे टाइम तक वो सही से सिक्रीट नहीं हो रहे हैं, तो उस बीमारी को हम कहते हैं एडिशंस डिजीज। एक कसिंग सिंड्रोम हाइपर था, एडिशंस हाइपो। ये होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के कम सिक्रीट होने की वजह से, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दोनों के कम सिक्रीट होने से होता है। ये ऑटो इम्यून डिजीज से होता है ना, कि कुछ ऐसे एंटीबॉडी निकल जाते हैं जो दूसरे ग्रंथ, जैसे आपने देखा था थायराइड ग्रंथ में, ग्लैंड में एक होता था हाशिमोतो डिजीज होता था, तो उसी प्रकार से कोई मेटास्टैटिक कैंसर है या कुछ ऐसे इन्फेक्शस डिजीजेज है, उन सब के प्रभाव में, जैसे अगर मान लीजिए एंटीबॉडी बनने लग गया, वो किसी तरह से एड्रिनल ग्लैंड को या उसकी कॉर्टेक्स को नुकसान कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है, ये लंबे टाइम तक चलने वाला प्रभाव है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, मसल वीकनेस हो जाएगा, मसल्स बर्बाद होने लग जाएंगे, मसल्स कमजोर होने लग जाएंगे।
जो जीआई डिस्टर्बेंस, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हमारा जो है, हमारा जो पाचन नली है वो डिस्टर्ब, वहाँ जो उसकी फंक्शनिंग, उसका पेरिस्टाल्सिस डिस्टर्ब हो जाएगा। उससे क्या होगा, वोमिटिंग होगी, डायरिया हो जाएगा, एनोरेक्सिया रहेगा, मतलब खाने की इच्छा नहीं होगी, शरीर में जगह जगह चित्ते पड़ने लग जाएंगे, मतलब पिगमेंटेशन होने लग जाएगा, शरीर के बाल गिरने लग जाएंगे, थकान हो जाएगी, कंफ्यूजन में रहेगा आदमी, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज की मात्रा घट जाएगी, हाइपोग्लाइसेमिया, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस हो जाएगी, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बिगड़ जाएगी। ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस, क्योंकि अब ये जब अगर मान लीजिए कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स पूरा सिक्रेट नहीं हो रहा है, जाहिर सी बात है पोटेशियम की मात्रा हाई हो जाएगी और सोडियम और क्लोराइड दोनों कम रीअब्जॉर्ब होंगे, जिसकी वजह से क्लोराइड की मात्रा कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा बॉडी में, ब्लड वॉल्यूम लो हो जाएगा और इससे ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। और ये आप समझिए कि जो एडिसन डिजीज है, एडिसन डिजीज में 90% केस में अगर ये डिजीज जो होता है वो फैटल हो जाता है। फैटल हो जाता है क्यों? क्योंकि उससे जो टिश्यू डैमेज होने लगते हैं। ठीक है। और एड्रिनल ग्लैंड का जो टिश्यू डैमेज होने लगता है, उसकी वजह से जो हाइपो सिक्रीशन होता है एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन का, तो उसकी वजह से ये होता है। लेकिन आमतौर पर एड्रिनल में खूब सारे रिजल्ट भी होते हैं। उसके बाद एड्रिनल मेडुला का जो डिसऑर्डर है, इससे क्या होगा कि अगर उसका ज्यादा सिक्रीशन होगा, हाइपर सिक्रीशन होगा, क्योंकि ये बॉडी को अलर्ट करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, हार्ट बीट को तेज करता है, तो ये क्या होगा, ये आमतौर पर फियोक्रोमोसाइटोमा एक कैंसर होता है, ट्यूमर होता है, कैंसर नहीं होता, ट्यूमर होता है, सॉरी। तो ये बेनाइन ट्यूमर है, मतलब ये कैंसरस नहीं है। अगर बेनाइन ट्यूमर है तो उसको हम कहेंगे फियोक्रोमोसाइटोमा, और अगर मेलिग्नेंट है, कैंसरस ट्यूमर है, तो उसको हम कहेंगे न्यूरोब्लास्टोमा। ये न्यूरोब्लास्टोमा या फियोसाइटोमा की कंडीशन में क्या होता है कि वो एड्रिनल मेडुला में कोई ट्यूमर बन जाता है, और उस ट्यूमर के वजह से बनने की वजह से उसका सिक्रीशन जो होता है कैटाकोलोमिन का, वो हाई हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हाइपरटेंशन होगा। हाइपरटेंशन होगा, उससे क्या होगा, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, मतलब स्क्लेरोसिस, मतलब ये होता है जो आर्टरीज होती हैं उसके अंदर स्क्लेरोसिस हो जाती है, उसमें कुछ बीच में अवरोध पैदा हो जाते हैं, और इसके कारण क्या होता है कि सेरेब्रल हेमरेज, जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन में हेमरेज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है। वेट लॉस हो जाएगा, क्योंकि जो खाना खा रहे हैं वो ज्यादातर आपका जो एटीपी है उससे बॉडी मास जनरेट नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, वो एटीपी आपके बीएमआर को बढ़ाने में लग रहा है, नर्वसनेस होगा, हेडेक होगा, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, स्किन जो है उसमें फ्लशिंग होगी, जैसे कि चेहरा लाल पड़ जाना, है ना, ब्लैंचिंग वगैरह होगी। उसके बाद हाइपरग्लाइसेमिया, मतलब इसमें ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाएगा और यूरिन में भी ग्लूकोज आने लग जाएगा। सो इसके साथ ही ये लेक्चर खत्म होता है। अगर कोई सवाल है तो जैसा मैं आपको बार बार कहता हूं, हालांकि आप में से कोई पोस्ट डालता नहीं है, ना ही आज तक किसी ने सवाल पूछा है मेरे से, लेकिन अगर आप इसको सुन रहे हैं लेक्चर, अगर एक बार में आपका जो डेटा नेटवर्क नहीं करता है तो आधे आधे में सुन लो, लेकिन सुनो, ये हम आपके लिए बना रहे हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आती है, कोई क्वेरी है, कोई जिज्ञासा है, तो उसको जरूर आप पूछिए। आप व्हाट्सएप के माध्यम से या मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ ये लेक्चर खत्म हुआ। थैंक यू वेरी मच।